अच्छा, एडवर्ब ऑफ पर्पस जो है, अब इसको कुछ लोग एडवर्ब ऑफ रीज़न कहते हैं, कुछ लोग एडवर्ब ऑफ पर्पस बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सेम ही है थोड़ा सा। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक्शन हुआ है, और ये अक्सर दो आंसर आपको देता है, दो क्वेश्चन का, एक वाई अब रीज़न तो सिर्फ वाई है ना, और या फिर आप फॉरवर्ड पर्पस, मकसद क्या है उस चीज़ का। तो आप रीज़न ऑफ एडवर्ब ऑफ रीज़न और एडवर्ब ऑफ पर्पस को ये कभी कभी अलग लिखा जाता है, लेकिन आप इसको एक ही समझें। मैंने इसलिए कहा ना, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन एक और है एडवर्ब ऑफ पर्पस। तो यहाँ पे अगर एडवर्ब ऑफ रीज़न है तो पर्पस मेंशन नहीं, और अगर यहाँ पर्पस होता तो रीज़न मेंशन ना होता, लेकिन ये उसके दो नाम हैं, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है। एग्जाम्पल आप इसमें भी वही, देयर फोर थस इन ऑर्डर टू, मिसाल के तौर पे शी स्टडीड हार्ड सो शी कुड पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सो जो है वो एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीज़न को मेंशन कर। फिर इसमें एक और है जो अब इसमें नहीं है, अब वो डिफरेंट बता रहा हूँ जो यहाँ पे चार्ट पे नहीं है, वो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। ये लिखो अपने पास, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, AFFIRMATION, एफर्मेशन एंड निगेशन। ये वो एडवर्ब होते हैं कि जो या कंफर्म करते हैं या डिनाई करते हैं एक्शन को या स्टेटमेंट को। या ये एक्शन को कंफर्म करेंगे या ये एक्शन को डिनाई करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, यस यस यू आर राइट, तो ये जो यस है, ये यस क्या है? यस एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। नो यू आर रॉन्ग, ये नो क्या है? नो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। यस नो, यस एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, नो एडवर्ब ऑफ निगेशन। हम कहते हैं इंडीड, बेशक, इंडीड अल्लाह इज़ वन, ये जो इंडीड है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। हम कहते हैं सर्टेनली, यकीनी तौर पे, यू आर राइट, तो जो सर्टेनली है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन की डेफिनेशन आप ये लिखो कि सच एडवर्ब्स कंफर्म और डिनाई द एक्शन और स्टेटमेंट। या तो ये कंफर्म करेंगे या ये डिनाई कर देंगे। ऐसे वर्ड्स जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि या ये कुछ चीज़ कंफर्म कर रहा है या ये कुछ डिनाई कर रहा है। ये देखो नाउ, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन है कि आप यहाँ पर देखें कि स्क्रीन पे लिखा है शी इज़ सर्टनली गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम। अभी जो सर्टनली है, मैंने इस पिक्चर शेयर करने से पहले एक एग्जांपल आपको सर्टनली बोल दिया था। सर्टनली अब ये अफर्मेशन है क्योंकि इस बात को ये चीज़ कंफर्म कर रही है। सर्टनली गोइंग, ये जो गोइंग है ना वर्ब है, ये कंफर्म क्या कर रहा है इसको? ये सर्टनली कंफर्म कर रहा है। नीचे देखो, देयर वाज नो विजिबिलिटी, ये जो नो है, नो नो, ये नो जो है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। पहले हमें यस नो का नहीं पता था कि यस भी एक एडवर्ब है, नो भी एक एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब कौन सा है? यस जो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, नो जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन है। इस तरह द मून इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। अभी जो क्लियरली है, वेरी क्लियरली है, वेरी क्लियर को आप ऑल टुगेदर लेंगे, एक साथ लेंगे। वेरी क्लियरली डबल एडवर्ब है, वेरी क्लियरली जो है डबल एडवर्ब्स आ गया, ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। नीचे देखो, द टीचर शुड नेवर एग्री टू द illogical demands of the students। अब यहाँ पे नेवर भी नेगेशन से निकला है। अब ये नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है और एडवर्ब ऑफ निगेशन भी है यहाँ। फिर एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन affirms a sentence या confirms a sentence, एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन negates a sentence। वही वाली बात है कि एक चीज़ को या वो कंफर्म करेगा या डिनाई करेगा। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होते हैं या वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ये दूसरी टाइप है। इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने है कि एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्टिविटी और एक्शन टू हैपन। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बताता है कि ये एक्शन हो सकता है, पॉसिबल है, सर्टेनिटी है इसकी, मतलब ये चीज़ उम्मीद की जा सकती है कि ये एक्शन हो सकता है। इन अ सेंटेंस इट प्रीसीड्स द मेन वर्ब। सेंटेंस में कहाँ पे आता है ये? सेंटेंस में क्या आता है? ये मेन वर्ब से थोड़ा सा पहले आता है, प्रीसीड करता है, उसको पहले आता है the main verb. If to be is used as a main verb in a sentence, the certainty adverb succeeds the main. अगर to be verb लगाएंगे तो फिर उसके बाद आएगा। It is used to show how certain someone is for anything. तो ऐसे words जिससे ये हमें पता चले कि हाँ ये काम यहाँ पर हो सकता है। एग्जाम्पल है उसकी certainly, definitely, probably, possibly, surely, इस तरह के जो words हैं ना, फॉर एग्जाम्पल I will definitely help you out,
तो अब अगर कोई बंदा आपसे कहता है आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, तो उसका मतलब है कि इसने पूरी उम्मीद आपको दिला दी है कि हाँ वो ज़रूर आपकी मदद करेगा, तो ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है, शी विल डेफिनेटली गेट द डिस्टिंक्शन एग्जाम, हम वो ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स लेगी एग्ज़ाम में। शी माइट गो टू द यूनिवर्सिटी टुमारो, अब ये जो माइट का वर्ड यहाँ पे आ गया, ये तो मॉडल वर्ब से लिया गया और इसको यूज़ ही इसलिए करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी शो करता है। यू मे बी सक्सेसफुल, यहाँ पर मे जो है वो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, क्योंकि देखो टू बी वर्ब आ जाए ना, टू बी वर्ब यहाँ, अब ये मे जो मे है, यू मे बी सक्सेसफुल, अब ये मे भी जो है ना ये सर्टेनिटी शो कर रहा है। मे बी एक वन वर्ड है, ठीक है, मे को अलग नहीं लोगे, मे बी है। यू विल प्रॉबली, अब प्रॉबली एक वर्ड लेके, परहैप्स शायद ये एक वर्ड ले लोगे, फिर मे बी एक वर्ड ले लोगे। तो ये जो मे बी है, परहैप्स है, प्रॉबली है, श्योरली है, डेफिनेटली है, पॉसिबली है, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिससे ऐसा जाहिर होता है कि ये काम हो सकता है, इस काम में पॉसिबिलिटी है, तो ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रिलेटिव एडवर्ब्स। अब रिलेटिव एडवर्ब्स 3 है हमारे पास, वेयर, व्हेन, व्हाई, याद रखो, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं आपके पास। क्यों रिलेटिव वर्ब है? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लॉज को और ये रिलेट करते हैं एंटीसीडेंट को इन द मेन क्लॉज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके एडमिशन वो लिखें डेफिनेशन, इट इंट्रोड्यूसेस रिलेटिव क्लॉज, जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, इट इंट्रोड्यूसेस या दे इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस एंड रिलेट टू द एंटीसीडेंट इन द मेन क्लॉज। एग्जाम्पल है 3 है हमारे पास, सिर्फ 3 है, वेयर, व्हेन, व्हाई। अब व्हेन आएगा तो टाइम बताएगा, व्हेन इट हैपेंड, वेयर है तो प्लेस बताएगा, वेयर इट हैपेंड, व्हाई है तो रीज़न बताएगा, ये 3 है, इसके अलावा नहीं है। हाउ बीच में नहीं आता है इसमें, टू व्हाट एक्सटेंट इसमें नहीं आता है, इसमें फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं आती है, डिग्री इसमें नहीं आती है। 3 आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीज़न आती है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी इसमें नहीं आता। तो आप एग्जाम्पल आप देख लें मिसाल के तौर पे, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, तो यहाँ पर जो व्हेन है ये रिलेटिव एडवर्ब है। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, आई नो वेयर यू लिव। अब यहाँ पे जो वेयर है ये जो है रिलेटिव एडवर्ब है, इससे पहले एग्जाम्पल में जो व्हेन है वो रिलेटिव एडवर्ब है। आई नो वाई यू आर हेयर, अब वाई यू आर हेयर, यहाँ पर ये वाई जो है दिस इज़ रिलेटिव एडवर्ब। तो व्हेन, वेयर, वाई, ये 3 रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ये इंट्रोड्यूस क्या करते हैं, रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको मिला देते हैं एंटीसीडेंट के साथ जो कि मेन क्लॉज में होता है। आई थिंक इट्स क्लियर। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में आपके पास जो हैं 4 आ जाते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये 4 आपके पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आ जाते हैं। इसमें विच नहीं है, ठीक है, विच इसमें नहीं है, व्हाट इसमें नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जिससे क्वेश्चन बनेगा वो आएगा, नहीं, इसमें 4 है। पहले वाले में रिलेटिव में 3 है, वेयर, व्हेन, वाई, इंट्रोगेटिव में 4 हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। आप ऐसे भी निशानी लगा सकते हो कि वेयर, व्हेन, वाई के साथ अगर हम हाउ लगा दें तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बन जाएंगे, और व्हेन, वेयर, वाई के साथ हाउ हटा दें तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स बन जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहाँ लगेगा, बिल्कुल स्टार्ट में लगेगा, बिल्कुल स्टार्ट में लगेगा, और ये वो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है जो कि सवाल पूछता है, जिसका आंसर एडवर्ब होगा। याद रखो, सिर्फ यही 4 क्यों हैं इंट्रोगेटिव, इसलिए इंट्रोगेटिव हैं क्योंकि इनका जो आंसर होगा वो एडवर्ब होगा। इनका आंसर एडवर्ब होगा, इसका मतलब ये जो 4 है ना, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये एडवर्ब की किसी ना किसी टाइप को डिफाइन कर रहे होंगे या आंसर दे रहे होंगे। वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे तुम अब तक, द आंसर इज़ एडवर्ब, जो भी बताएगा वो आंसर एडवर्ब होगा। द आंसर, अब वो कहते हैं वाई आर यू रनिंग, जो भी रीज़न बताएगा एडवर्ब होगा क्योंकि रीज़न है। जो भी वेयर हैव यू बीन, वो जगह जहाँ बताएगा तो वो एडवर्ब होगा क्योंकि प्लेस है। तो वेयर, व्हेन, वाई के साथ हाउ लगा दोगे तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और इसके साथ हाउ हटा दोगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब्स। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब स्टार्ट में लगता है, रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव क्लॉज के स्टार्ट में लगता है जो कि दूसरा क्लॉज होता है, और ज़्यादातर वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, जबकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो हैं वो स्टार्ट में लगते हैं और उसी से क्वेश्चन बनता है।
ओके, इसके बाद कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या चीज़ है? कंजंक्टिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं। दे कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और सेंटेंसेस एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और वो रिलेशनशिप क्या होगा? कॉज हो सकता है, कंट्रास्ट हो सकता है, या सीक्वेंस हो सकता है। कॉज एंड इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं ना, कॉज एंड इफ़ेक्ट होगा, या कंट्रास्ट होगा, या सीक्वेंस होगा। जैसे कि हाउ एवर हो गया, देयर फोर हो गया, मोर ओवर हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया, मीन वाइल हो गया, सिमिलरली हो गया। ये सारे जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो हैं ये क्या हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब्स। और आसानी के लिए बता देता हूँ, इनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहते हैं। आप जितने भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस देख लें वो सारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। अब कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ लगते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं और रिलेशनशिप उनके दरमियान का बताते हैं। कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जबकि ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी लगती हैं। हम उसको जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, एग्जांपल हम देते हैं, तो हम कहते हैं ये हमने इसके साथ लगा दिया कोई भी, फॉर एग्जांपल देयर फोर या हाउ एवर लगा दिया, तो वो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, अगर उससे आप वो चीज़ हटा दें, ठीक है, जो आपका हम जिसको ट्रांजिशनल डिवाइस बोलते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निकाल दें तो फिर तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो जाएंगे ना, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। तो ज़्यादातर ये जो यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब्स है वो क्या शो करता है? या कोई वजह शो करता है, कॉज, या कंट्रास्ट को शो करता है, या सीक्वेंस को शो करता है। मिसाल के तौर पे शी वॉज टायर्ड, हाउ एवर शी कॉन्टीन्यूड वर्किंग। वो थकी हुई थी फिर भी बहरहाल हत्ता कि शी कॉन्टीन्यूड वर्किंग, उसने अपनी जो काम था वो जारी रखा। तो ये सीक्वेंस है। जी सिकंदर, आपका क्या क्वेश्चन था? बट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि फैन बॉयज़ में आता है। बट तो आपको इस पिक्चर में कहीं नज़र नहीं आ रहा ना। बट तो है वो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सिर्फ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में लगता है और दोनों को कंपाउंड सेंटेंस बना देता है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो हैं वो आप उनको ट्रांजिशनल डिवाइसेस के साथ ले सकते हो। अच्छा, इसके एक और नया आपके लिए, उसको कहते हैं फोकस एडवर्ब्स या एडवर्ब्स ऑफ फोकस, दोनों कह सकते हैं। ये एम्फेसाइज करता है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस के एक ख़ास हिस्से को ये एम्फेसाइज करता है। एग्जाम्पल हो गया इवन, ओनली, जस्ट, मेनली, मोस्टली, स्पेशली, ये सारे वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर में कहता हूँ कि शी ओनली ब्रॉट वन बुक, शी ओनली ब्रॉट। तो ये जो ओनली है ना, ये यहाँ पे एडवर्ब है और इस एडवर्ब पे फोकस हो रहा है कि वो सिर्फ एक किताब लेकर आई है, सिर्फ एक। तो ये जो एक है ये फोकस एडवर्ब है। जैसे देखो इस एग्जांपल में देखो, दे जस्ट डोंट सपोर्ट व्हाट ही सेज, दे जस्ट डोंट सपोर्ट। तो ये जो जस्ट है ये एडवर्ब ऑफ फोकस है या फोकस एडवर्ब है। दे थिंक ही इज़ रॉन्ग, मीनिंग है ना इसका। इवन ही कैन डू दैट, इवन, तो इवन बोलते हुए भी वो उस पर स्ट्रेस आता है, इवन ही कैन डू दैट। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा ऑलमोस्ट एनी वन कैन डू दैट टास्क। तो यहाँ पे इवन जो है वो फोकस एडवर्ब है। शी कैन डू इवन दैट, तो इवन जो है यहाँ पे फोकस एडवर्ब है। ओनली मैन कैन अटेंड, यहाँ पे ओनली फोकस ऑफ एडवर्ब है, ठीक है। स्पेशली, इस तरह का अगर मैं बोलूँ, मेनली, मोस्टली, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फोकस हैं, या इनको फोकस एडवर्ब्स बोलते हैं या एडवर्ब ऑफ फोकस बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर। आर यू गेटिंग मी? कोई सवाल तो नहीं है? ट्रांजिशनल डिवाइस, अब इन दोनों में जो ट्रांजिशनल डिवाइस और कंजंक्टिव एडवर्ब है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। इसमें एक फंक्शन या एक उसमें हो सकता है कि हम इस तरह कहें कि अगर जब हम ट्रांजिशनल डिवाइस को डिफ़ाइन करते हैं तो ये वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि एक फ़्लो, एक स्मूथ फ्लो के लिए यूज़ होता है सेंटेंस में या पैराग्राफ में या सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट में। फिर इसके अंदर अगर हम कहें कि
फर्दर उसके अंदर अगर हम टाइप्स में जाएं तो फिर हम कह सकते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ कनेक्टर्स। तो उन कनेक्टर्स में से फिर एक कनेक्टर कंजंक्टिव एडवर्ब हो सकता है। समझ आ रही है? मतलब ट्रांजिशनल डिवाइस को आप ऐसा करें कि आप ले लें इसको अम्ब्रेला टर्म। सबर सिकंदर में आप पे आता हूँ। ट्रांजिशनल डिवाइस को आप ले लें एक अम्ब्रेला टर्म, कि ट्रांजिशनल डिवाइस एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर सारे जो हमने ये कंजंक्टिव एडवर्ब पढ़े वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर अगर हम उसमें कहें ना, अब डेफिनेशन अगर आप ट्रांजिशनल डिवाइस की देखें ना, तो ये है कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कि एक फ़्लो फॉर द सेम आइडिया के लिए यूज़ होते हैं, सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में या किसी सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट में। वो गाइड करते हैं किसको? रीडर को गाइड करते हैं थ्रू द टेक्स्ट, कि वो एक आइडिया को दूसरे के साथ लिंक करें, और वो आइडिया ऐसे रिलेशनशिप पे बेस करता हो जैसे कि कोई कंट्रास्ट आ रहा है, कोई एडिशन हो रही है, या कोई कॉज इफ़ेक्ट है, या कोई सीक्वेंस है। तो हम इसके बाद अगर कहें कि अगर इसकी कुछ टाइप्स बनती हैं तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं उसमें कनेक्टर्स आ जाते हैं, कनेक्टर्स। तो उन कनेक्टर्स में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है, जैसे अभी अब इसके अंदर मैं सिकंदर का भी आंसर दे रहा हूँ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ जाते हैं, ट्रांजिशन फ्रेजेस आ जाते हैं, और कंजंक्टिव एडवर्ब्स आ जाते हैं। तो अगर देखें हम कि ट्रांजिशनल डिवाइस एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब ऊपर एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला के अंदर जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब भी हैं जो कि बताते हैं, जैसे हाउ एवर, देयर फॉर, मोर ओवर, इस तरह के आ जाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाते हैं, और ट्रांजिशन फ्रेज आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स, ऑन दी अदर हैंड, ये भी आ जाते हैं। अब सिकंदर आपको इसका आंसर तो इसमें मिल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम बात करते हैं कंजंक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइस की, तो कंजंक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइस में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो कंजंक्शन है उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? दो वर्ड हो गए या दो सेंटेंस हो गए। कंजंक्शन कभी भी पैराग्राफ को जॉइन करने के लिए नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लॉन्ग पैराग्राफ लिख रहे हैं और दूसरा पैराग्राफ जब आप उसके साथ कनेक्ट करना है तो आप बट लगा दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बट के साथ आप एक आइडिया को दूसरे आइडिया से लिंक कर ही नहीं सकते। अब एक पूरा आप ऐसे लिख रहे हो, किसी चीज़ पर भी ऐसे लिख रहे हो और उस पर आप अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हो, एक पैराग्राफ में एक जस्टिफिकेशन देते हो, और व्हेन यू स्विच टू अनदर पैराग्राफ, तो उस पैराग्राफ के स्टार्ट में आप लिखते हो मोर ओवर, मतलब आपने बातें की, सारी बातें की और आखिर में लिखते हो इसके अलावा, तो वो एक लिंक बनता है। अब आप वहाँ पे सारा लिखते हो, सारे बोल रहे हो, कुछ भी आप राइटिंग में लिख रहे हो, और सडनली यू जस्ट राइट बट, और बट से फिर आप दूसरे उसमें चले जाते हो। तो बट तो यहाँ पर आपने लगा दिया, लेकिन बट तो एक कंजंक्शन है। तो अगर हम बट को भी ट्रांजिशनल डिवाइस में डाल दें कि ये ट्रांजिशनल डिवाइस ही है, तो फिर तो ट्रांजिशनल डिवाइस और कंजंक्शन में फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइस जो है वो फ्लो ऑफ द सेम आइडिया के लिए यूज़ होता है। एक जो मेन आपको डिफरेंस मैं बताऊँ वो ये है कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस, आसान बताता हूँ, ट्रांजिशनल डिवाइसेस लॉन्ग पैराग्राफ्स में यूज़ होता है या लेंथी राइटिंग्स में यूज़ होता है, और जो कंजंक्शंस हैं वो सिर्फ एक कनेक्टर है, वो दो वर्ड्स को मिला सकता है, दो जुमलों को मिला सकता है, बस। इसके अलावा वो फ्रेजेस को नहीं मिला सकता, वो पैराग्राफ्स को नहीं मिला सकता, वो लॉन्गर सेंटेंसेस को नहीं मिला सकता। वहाँ पे हमें ट्रांजिशनल डिवाइस चाहिए। अब गूगल अगर कह रहा है कि जो बट है वो ट्रांजिशनल डिवाइस है, तो वो इस सेंस में मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिशनल डिवाइस एक अम्ब्रेला टर्म है। आप समझे कि एक छतरी है, छतरी का नाम ट्रांजिशनल डिवाइस है, और उसके अंदर पे छोटे छोटे एरियाज़ हैं। उन एरियाज़ में एक कंजंक्टिव एडवर्ब है जो अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि एडवर्ब के टॉपिक से रिलेट कर रहा है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ज़ाहिर बात है उसमें बट भी आएगा। तीसरा, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब बट अगर ट्रांजिशनल डिवाइस है तो इस डेफिनेशन को जहन में रख के फिर गूगल को ये भी कहना चाहिए कि जो ऑल्दो है, बिकॉज है, सिंस है, वाइल है, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है। इसके अलावा प्रेपोजिशन फ्रेजेस जो हैं, जैसे कि इन एडिशन टू, डिस्पाइट, बिकॉज ऑफ, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है। ट्रांजिशन फ्रेजेस हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स, ऑन दी अदर हैंड, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है। फिर तो समझ आ रही है आपको? बेसिकली ट्रांजिशनल डिवाइस और कंजंक्शन में फ़र्क थोड़ा सा ये है कि ट्रांजिशनल डिवाइस हम एक ही आइडिया को एक आइडिया के फ़्लो के लिए यूज़ करते, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइस जो है ना एक ब्रिज की तरह है। ब्रिज, जब आप दरिया के एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, लेकिन दरमियान में दरिया आ जाता है, तो दरिया हमेशा पुल के ज़रिए पार किया जाता है या तैर के पार करेंगे। तो जो पुल के ज़रिए पार किया जाता है ना, तो ट्रांजिशनल डिवाइस बिल्कुल पुल की तरह है कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से मिलाने के लिए ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ होता है। और कंजंक्शन सिर्फ दो वर्ड्स को, दो जुमलों को, दो फ्रेजेस को, छोटे फ्रेजेस को मिलाने के लिए यूज़ होता है। उसमें आइडिया सेम हो या ना हो, एक ही बात है।
लेकिन जो ये गूगल जो कह रहा है वो अम्ब्रेला टर्म को माइंड में रख के कह रहा है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक आता है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन जो है ना वो इफ़ क्लॉजेज में यूज़ होता है, या ऐसी क्लॉज में यूज़ होता है, ऐसी जगह पर यूज़ होता है जो कि हमें कंडीशन बताती है। इट डिस्क्राइब्स द कंडीशन अंडर विच समथिंग हैपन्स, कोई ऐसी शर्त या कोई ऐसी कंडीशन जिसके नतीजे में एक काम हुआ हो, और ऑफन फाउंड इन कंडीशनल सेंटेंस। अभी मिसाल के तौर पे इफ़ हो गया, इफ़ आई एफ, ये जो इफ़ है और इसके साथ एक और वर्ड आता है अनलेस। ये जो दो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। जैसे कि यू वोंट सक्सीड अनलेस यू ट्राई, यू वोंट सक्सीड इफ़ यू डोंट ट्राई। अब इफ़ अगर आ जाता है तो इफ़ को इफ़ क्लॉज भी बोलते हैं, और इफ़ को इफ़ क्लॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक कंडीशन है। और जो इफ़ है आई एफ, इसको एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहा जाता है। और इसके अलावा एक और है अनलेस, ये भी अनटिल भी कह सकते हो, अनटिल भी है, अनलेस भी है, मतलब जिससे आपको कंडीशन, जिससे कोई शर्त सामने आए, जिससे कोई कंडीशन सामने आए, उसको हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहते हैं। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस। अब ये बाकी की पिक्चर्स मुझे नहीं मिली इसलिए मैं खुद से बता रहा हूँ। एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस, अब एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस क्या है? इट इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच इवेंट्स अकर। ठीक है, इंडिकेट, क्योंकि सीक्वेंस है तो सीक्वेंस से जहन में आता है कि कोई ऑर्डर की बात हो रही है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो ये वही है, इंडिकेट द ऑर्डर इन विच इवेंट्स अकर। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली। मिसाल के तौर पे फर्स्ट वी वेंट टू द म्यूज़ियम, देन वी हैड लंच। तो ये जो फर्स्ट है और देन है ये एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस है, कि पहले फर्स्ट है, फिर नेक्स्ट है, फिर देन है, फिर फाइनली आ गया आखिर में, तो ये जो है ये एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस है। ऐसे वर्ड्स जो कि सीक्वेंस को शो करें, हाँ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, आखिर में ये हुआ, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब ऑफ सीक्वेंस हैं। और लास्ट में एक और है एडवर्ब ऑफ कॉमेंट, COMMENT, कॉमेंट, एडवर्ब ऑफ कॉमेंट। अब एडवर्ब ऑफ कॉमेंट की डेफिनेशन लिखो, बोल रहा हूँ। इट एक्सप्रेसेस, एडवर्ब ऑफ कॉमेंट, इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स एटीट्यूड, इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स एटीट्यूड और कॉमेंट ऑन द एंटायर सेंटेंस। It expresses the speaker's attitude or comment on the entire sentence. मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल में आप लिखें फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, सैडली। ये वो वर्ड्स हैं जो शुरू में ही सेंटेंस में आ जाएं तो ये स्पीकर का अपना एक कॉमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया और स्पीकर से पूछा जा रहा है तो वो कहता है कि फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट। तो ये फॉर्चुनेटली है ना, ये स्पीकर ने पहले ही अपना कमेंट दे दिया। स्पीकर ने, बोलने वाले ने पहले ही एक ही वर्ड में अपना कमेंट दे दिया कि खुशकिस्मती से नो वन वाज हर्ट, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा खुशकिस्मती से। तो ये जिसने बोला है खुशकिस्मती से, ये एडवर्ब ऑफ कमेंट है, क्योंकि स्पीकर ने पहले स्टार्ट में ही अपने एक वर्ड में ही कमेंट दे दिया। जैसे हम कहते हैं फ्रैंकली, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम बोलते हैं ना फ्रैंकली स्पीकिंग, तो ये जो फ्रैंकली है ये एडवर्ब ऑफ कमेंट है। जैसे हम कहते हैं सैडली, एडवर्ब ऑफ कमेंट है। अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब ऑफ कमेंट है। तो ऐसा वर्ड जो कि बिल्कुल जुमले के स्टार्ट में आ जाए और स्पीकर का कमेंट शो हो, जिससे स्पीकर का लगे कि ये कमेंट उसने पास किया है और उससे उसका एटीट्यूड ज़ाहिर हो और पूरे एंटायर सेंटेंस का ऊपर ये कमेंट दे दे, उस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ कमेंट। वो एडवर्ब ऑफ कमेंट कहलाता है। जी, so that was all about adverbs. If there is any question you can ask me.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल्स बताऊँ? इसकी एग्ज़ाम्पल्स में मैंने आपको बोला फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। मतलब जब स्पीकर बोलता है, कोई भी बात करता है और शुरू में वो जो है ना कमेंट दे देता है, किसी भी किस्म का कमेंट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं फ्रैंकली, ट्रूली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, सैडली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली। ये इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ कमेंट। चलें जी, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह टुमारो विद अनदर टॉपिक। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।